अध्याय 8 शुरुआत करना। हर जगह सोना बिखरा हुआ है। ज्यादातर लोग इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते हैं। काश मैं कह सकता कि मेरे लिए धन अर्जित करना आसान था, पर ऐसा नहीं था। इसलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं शुरुआत कैसे करूं, तो मैं उस मानसिक प्रक्रिया को साझा करता हूं जिससे मैं रोज गुजरता हूं। अच्छे सौदे ढूंढना वास्तव में आसान है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यह बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा है। थोड़े झूलने के बाद यह आसान हो जाता है, लेकिन पैसे के मामले में उस झूल को पार करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। यह व्यक्तिगत प्रयास है। लाखों डॉलर के जिंदगी भर के बेहतरीन सौदे पाने के लिए हमें अपने वित्तीय प्रतिभा को जगाने की जरूरत होती है। मेरा मानना है कि हम सभी के भीतर एक वित्तीय प्रतिभा होती है। समस्या यह है कि हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई हुई है और उसे जगाने की आवश्यकता है। यह इसलिए सोई रहती है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि पैसे का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसने हमें कोई पेशा सीखने के लिए प्रेरित किया ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, लेकिन यह नहीं सिखाया कि हम पैसे को अपने लिए कैसे काम में लाएं। हमें सिखाया गया कि हमारे वित्तीय भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संगठन या सरकार हमारे रिटायर होने के बाद हमारी देखभाल करेगी। लेकिन यह हमारे बच्चे हैं जो उसी शिक्षा प्रणाली में शिक्षित हो रहे हैं, और इस वित्तीय शिक्षा की कमी का बोझ उनके कंधों पर आएगा। संदेश अब भी वही है, कड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ और खर्च कर डालो, और जब पैसा कम पड़े तो हम और उधार ले सकते हैं। दुर्भाग्यवश पश्चिमी दुनिया के 90% लोग इसी सोच का अनुसरण करते हैं, क्योंकि नौकरी ढूंढकर पैसे के लिए काम करना आसान है। यदि आप आम भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, तो मैं आपके लिए अपने वित्तीय प्रतिभा को जगाने के लिए 10 कदम प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वही कदम हैं जो मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनाए हैं। यदि आप इनमें से कुछ को अपनाना चाहते हैं तो अच्छा है, यदि नहीं तो अपनी खुद की योजना बना लीजिए। आपकी वित्तीय प्रतिभा इतनी बुद्धिमान है कि अपनी खुद की सूची बना सके। जब मैं पेरू में था, मैंने 45 वर्षों से सोने की खदान में काम कर रहे एक खनिक से पूछा कि उन्हें सोने की खदान खोजने में इतना विश्वास कैसे है। उन्होंने जवाब दिया, हर जगह सोना है। ज्यादातर लोग इसे देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते, और मैं कह सकता हूं कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं एक दिन में 4 या 5 अच्छे संभावित सौदे ढूंढ सकता हूं, जबकि आम आदमी उसी इलाके में जाकर कुछ भी नहीं पाएगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी वित्तीय प्रतिभा को विकसित करने का समय नहीं लिया है। मैं आपको अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को विकसित करने के लिए 10 कदमों का एक प्रक्रिया दे रहा हूं, वे शक्तियां जिन पर केवल आपका नियंत्रण है। 1. वास्तविकता से बड़ी वजह ढूंढें। आत्मा की शक्ति। यदि आप अधिकांश लोगों से पूछें कि क्या वे अमीर या वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहेंगे, तो वे हाँ कहेंगे, लेकिन फिर वास्तविकता सामने आती है। रास्ता बहुत लंबा और कठिनाइयों से भरा लगता है। पैसे के लिए काम करना और अपने बचत को ब्रोकर को सौंपना आसान लगता है। एक बार मेरी मुलाकात एक युवा लड़की से हुई जो अमेरिकी ओलंपिक टीम के लिए तैरने का सपना देखती थी। वास्तविकता यह थी कि उसे हर सुबह 4 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले 3 घंटे तैरना पड़ता था। वह शनिवार रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करती थी। उसे अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी और अपने ग्रेड्स को बनाए रखना पड़ता था, जैसे कि बाकी लोग करते हैं। जब मैंने उससे पूछा कि उसके इस असाधारण संकल्प और त्याग का कारण क्या है, तो उसने बस इतना कहा, मैं यह अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए करती हूँ। यह प्रेम है जो मुझे कठिनाइयों और त्याग के ऊपर ले जाता है। एक वजह या उद्देश्य चाहतों और न चाहतों का मिश्रण होता है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर बनने की मेरी वजह क्या है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि यह गहरी भावनात्मक चाहतों और न चाहतों का मिश्रण है। मैं कुछ सूचीबद्ध करूँगा। पहले, न चाहते, क्योंकि वे चाहतों को जन्म देती हैं। मुझे अपनी पूरी जिंदगी काम नहीं करना है। मुझे वह नहीं चाहिए जो मेरे माता पिता चाहते थे, नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक घर। मुझे कर्मचारी होना पसंद नहीं है। मुझे यह नफरत थी कि मेरे पिता मेरे फुटबॉल खेलों में कभी नहीं आ पाए क्योंकि वे अपने करियर में इतने व्यस्त थे।
मुझे नफरत थी जब मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की और उनकी मृत्यु के बाद सरकार ने उनके द्वारा अर्जित अधिकांश संपत्ति ले ली। वह जो कुछ भी अपनी पूरी जिंदगी के लिए मेहनत करके कमाते थे उसे वे अपनी मृत्यु के बाद भी पास नहीं कर सके। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वे कड़ी मेहनत करते हैं और इसे अपने बच्चों को सौंपते हैं। अब चाहतों की बात करते हैं। मैं दुनिया भर में यात्रा करने और उस जीवन शैली में जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहता हूं जो मुझे पसंद है। मैं यह सब करने के लिए जवान होना चाहता हूं। मैं बस स्वतंत्र होना चाहता हूं। मैं अपने समय और अपने जीवन पर नियंत्रण चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरी गहरी भावनात्मक वजहें हैं। आपकी क्या हैं? अगर आपकी वजह इतनी मजबूत नहीं है तो हो सकता है कि आगे का रास्ता आपके कारणों से ज्यादा कठिन लगे। मैंने कई बार पैसा खोया है और पीछे भी हटा हूँ, लेकिन मुझे खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए हमेशा इन गहरी भावनात्मक वजहों ने प्रेरित किया। मैं 40 की उम्र तक स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन मुझे 47 की उम्र तक का समय लग गया और इस दौरान कई सीखने के अनुभव हुए। जैसा मैंने कहा, काश मैं कह सकता कि यह आसान था। ऐसा नहीं था, पर यह उतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने यह सीखा कि अगर कोई मजबूत वजह या उद्देश्य नहीं है तो जीवन में कोई भी चीज कठिन लगेगी। यदि आपके पास कोई मजबूत वजह नहीं है तो इसे आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यह सब बहुत कठिन लगेगा। 2 रोजाना विकल्प चुनें। विकल्प की शक्ति। विकल्प ही वह मुख्य कारण है कि लोग स्वतंत्र देश में रहना चाहते हैं। हम विकल्प की शक्ति चाहते हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से हर डॉलर जो हमारे हाथ में आता है वह हमें अपने भविष्य को चुनने की शक्ति देता है। अमीर, गरीब या मध्यम वर्गीय, हमारी खर्च करने की आदतें दर्शाती हैं कि हम कौन हैं। गरीब लोग सिर्फ इसलिए गरीब नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, बल्कि उनकी खर्च करने की आदतें गरीब होती हैं। मुझे एक लाभ यह मिला कि मैं बचपन से ही लगातार मोनोपोली खेलता था। किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि मोनोपोली सिर्फ बच्चों के लिए है, तो मैंने इसे एक वयस्क के रूप में भी खेलते रहना जारी रखा। मेरे पास एक अमीर पिता भी थे जिन्होंने मुझे संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर बताया। तो बहुत समय पहले एक छोटे लड़के के रूप में मैंने अमीर बनने का चुनाव किया और मुझे पता था कि मुझे केवल असली संपत्तियां हासिल करना सीखना है। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को एक संपत्ति का कॉलम विरासत में मिला, लेकिन उसे बनाए रखना सीखना पड़ा। कई अमीर परिवार अपनी संपत्तियां अगली पीढ़ी में खो देते हैं केवल इसलिए कि कोई ऐसा नहीं होता जो संपत्ति को अच्छे से संभालना जानता हो। अधिकतर लोग अमीर बनने का चुनाव नहीं करते। 90% आबादी के लिए अमीर बनना बहुत झंझट भरा काम है, इसलिए वे कहावतें गढ़ लेते हैं जैसे मुझे पैसों में रुचि नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जवान हूँ, जब मैं पैसे कमाने लगूंगा तब अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। मेरे पति पत्नी वित्त का ध्यान रखते हैं। इन बयानों की समस्या यह है कि जो लोग ऐसे विचार चुनते हैं वे 2 चीजों से वंचित हो जाते हैं। एक तो समय जो आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है और दूसरी है सीखना। पैसे न होना सीखने का बहाना नहीं होना चाहिए, लेकिन यह एक ऐसा चुनाव है जो हम सभी रोजाना करते हैं। हम अपने समय, पैसे और दिमाग में क्या डालते हैं का चुनाव, यही चुनाव की शक्ति है। हम सभी के पास यह विकल्प है। मैंने अमीर बनने का चुनाव किया और मैं हर दिन इस चुनाव को दोहराता हूँ। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तविकता में आपके पास केवल एक ही वास्तविक संपत्ति है, आपका मस्तिष्क, सबसे शक्तिशाली उपकरण जिस पर हमारा नियंत्रण है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे पास यह चुनाव होता है कि हम अपने दिमाग में क्या डालें। आप टीवी देख सकते हैं, गोल्फ पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं या सिरेमिक्स क्लास या वित्तीय योजना की कक्षा में जा सकते हैं। यह आपका चुनाव है। ज्यादातर लोग सीधे निवेश खरीद लेते हैं बजाय इसके कि पहले निवेश के बारे में सीखें। हाल ही में मेरे एक दोस्त के अपार्टमेंट में चोरी हो गई। चोरों ने उसके इलेक्ट्रॉनिक्स चुरा लिए और सभी किताबें छोड़ दी। और हमारे पास भी वही विकल्प है। 90% आबादी टीवी सेट खरीदती है,
जबकि केवल लगभग 10% लोग बिजनेस किताबें खरीदते हैं। तो मैं क्या करता हूँ? मैं सेमिनार्स में जाता हूँ। मुझे तब अच्छा लगता है जब वे कम से कम 2 दिनों के होते हैं, क्योंकि मुझे विषय में पूरी तरह से डूबना पसंद है। 1973 में मैं टीवी पर एक आदमी को देख रहा था जो बिना किसी डाउन पेमेंट के रियल एस्टेट खरीदने पर 3 दिन की कार्यशाला का विज्ञापन कर रहा था। मैंने $385 खर्च किए और उस कोर्स ने मुझे कम से कम $2 मिलियन कमाए हैं, शायद इससे भी ज्यादा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, इसने मुझे जिंदगी दी। मुझे अपने जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस एक कोर्स ने मुझे यह क्षमता दी। मैं हर साल कम से कम 2 ऐसे कोर्स में जाता हूँ। मुझे सीडी और ऑडियो किताबें पसंद हैं। इसका कारण यह है कि मैं जो सुनता हूँ उसे आसानी से दोबारा सुन सकता हूँ। मैं एक निवेशक को कुछ कहते हुए सुन रहा था जिससे मैं बिल्कुल असहमत था। घमंडी और आलोचनात्मक बनने के बजाय मैंने उस 5 मिनट के हिस्से को कम से कम 20 बार सुना, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन अचानक अपने मन को खुला रखकर मैंने समझा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। यह जादू जैसा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे हमारे समय के सबसे महान निवेशकों के मन में झांकने का मौका मिला। उनके शिक्षा और अनुभव के विशाल संसाधनों में मुझे गहरी अंतर्दृष्टि मिली। अंतिम परिणाम, मेरे पास अब भी सोचने का पुराना तरीका है और अब मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का एक नया तरीका भी है। मेरे पास समस्या या प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के 2 तरीके हैं और यह अनमोल है। आज मैं अक्सर कहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप इसे कैसे करेंगे, या वॉरेन बफेट या जॉर्ज सोरोस। उनके विशाल मानसिक बल तक पहुंचने का एकमात्र तरीका यही है कि मैं विनम्र बनकर पढ़ूं या सुनूं कि वे क्या कहते हैं। घमंडी या आलोचनात्मक लोग अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनमें आत्मसम्मान की कमी होती है और जो जोखिम लेने से डरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि आप कुछ नया सीखते हैं तो उसे पूरी तरह से समझने के लिए आपको गलतियां करनी पड़ती हैं। अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो अहंकार आपकी समस्याओं में से एक नहीं है। घमंडी लोग शायद ही कभी पढ़ते हैं या विशेषज्ञों की बात सुनते हैं। क्यों सुने? वे खुद को ब्रह्मांड का केंद्र समझते हैं। बहुत सारे बुद्धिमान लोग ऐसे होते हैं जो तब बहस करने लगते हैं या अपने विचारों का बचाव करने लगते हैं जब कोई नई सोच उनके विचारों से टकराती है। इस मामले में उनकी तथाकथित बुद्धिमानी और अहंकार मिलकर अज्ञानता बनाते हैं। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो अत्यधिक शिक्षित हैं या खुद को स्मार्ट मानते हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट कुछ और ही दिखाती है। एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति नई विचारधाराओं का स्वागत करता है, क्योंकि नई विचारधाराएं अन्य संग्रहित विचारों के साथ समन्वय को जोड़ सकती हैं। सुनना बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा न होता तो भगवान ने हमें 2 कान और केवल 1 मुंह नहीं दिया होता। बहुत से लोग बोलने से पहले सोचते हैं, बजाय इसके कि नए विचारों और संभावनाओं को समझने के लिए पहले सुने। वे सवाल पूछने के बजाय बहस करते हैं। मैं अपने धन के मामले में लंबी सोच रखता हूँ। मैं जल्दी अमीर बनने की मानसिकता में विश्वास नहीं रखता, जैसा कि अधिकांश लॉटरी खेलने वाले या जुआ खेलने वाले लोग करते हैं। हो सकता है कि मैं स्टॉक्स में आता जाता रहूं, लेकिन मैं शिक्षा में लंबे समय तक निवेश करता हूं। अगर आप हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मैं पहले सीखने की सलाह दूंगा। मैं हमेशा उन लोगों पर हैरान होता हूं जो स्टॉक्स या रियल एस्टेट खरीदते हैं लेकिन अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अपने मस्तिष्क में निवेश नहीं करते, सिर्फ इसलिए कि आपने 1 या 2 घर खरीदे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप रियल एस्टेट के विशेषज्ञ बन गए हैं। 3 मित्रों का चयन सावधानी से करें। संबंधों की शक्ति। सबसे पहले मैं अपने मित्रों का चयन उनके वित्तीय बयानों से नहीं करता। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी का व्रत लिया है और ऐसे भी हैं जो हर साल लाखों कमाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उन सभी से कुछ न कुछ सीखता हूँ। अब मैं मानता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मैंने विशेष रूप से इसलिए खोजा क्योंकि उनके पास पैसे थे, लेकिन मेरा उद्देश्य उनका पैसा नहीं था। मैं उनके ज्ञान की तलाश में था। कुछ मामलों में ये लोग जिनके पास पैसा था मेरे प्रिय मित्र बन गए हैं।
मैंने देखा है कि मेरे अमीर मित्र पैसे के बारे में बात करते हैं। वे यह शेखी बघारने के लिए नहीं करते, बल्कि उन्हें इस विषय में रुचि होती है, तो मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे सीखते हैं। मेरे वे मित्र जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें पैसे, व्यवसाय या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं है। वे अक्सर इसे असभ्य या अनबुद्धिमान मानते हैं, तो मैं अपने उन दोस्तों से भी सीखता हूँ जो वित्तीय संकट में हैं। मैं समझता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपने छोटे जीवन काल में ही $1 बिलियन से अधिक की संपत्ति अर्जित की है। उनमें से 3 ने मुझे एक समान अनुभव बताया है। उनके वे मित्र जिनके पास पैसे नहीं हैं, कभी भी उनसे यह पूछने नहीं आए कि उन्होंने यह सब कैसे किया, लेकिन वे 2 चीजों में से एक या दोनों के लिए उनसे संपर्क जरूर करते हैं, एक ऋण या एक नौकरी। चेतावनी, गरीब या डरे हुए लोगों की बात न सुने। मेरे ऐसे मित्र हैं और मैं उनसे गहरा प्रेम करता हूँ, लेकिन वे चिकन लिटिल्स हैं। उनके लिए जब पैसे की बात आती है, खासकर निवेश की, तो वे हमेशा कहते हैं आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। वे हमेशा बता सकते हैं कि कुछ क्यों काम नहीं करेगा। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, लेकिन जो लोग अंधाधुंध निराशाजनक खबरें मान लेते हैं, वे भी चिकन लिटिल्स ही होते हैं। जैसे पुरानी कहावत है, एक ही तरह के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। यदि आप टीवी पर बिजनेस चैनल देखते हैं, तो वे अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक पैनल रखते हैं। एक विशेषज्ञ कहेगा कि बाजार गिरने वाला है और दूसरा कहेगा कि यह उछाल मारेगा। यदि आप समझदार हैं, तो दोनों की बात सुने, अपना दिमाग खुला रखें, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने दृष्टिकोण में वैधता है। दुर्भाग्यवश अधिकांश गरीब लोग चिकन लिटिल्स की बात सुनते हैं। कई बार मेरे करीबी दोस्तों ने मुझे किसी सौदे या निवेश से दूर करने की कोशिश की है। कुछ समय पहले एक मित्र ने मुझे बताया कि वह बहुत खुश है क्योंकि उसे 6% का एक प्रमाण पत्र जमा मिला है। मैंने उससे कहा कि मुझे राज्य सरकार से 16% मिलता है। अगले दिन उसने मुझे एक लेख भेजा कि मेरा निवेश कितना खतरनाक है। मुझे वर्षों से 16% मिल रहा है और वह अब भी 6% ही प्राप्त कर रहा है। मैं कहूँगा कि धन संवर्धन की सबसे कठिन बातों में से एक है स्वयं के प्रति सच्चे रहना और भीड़ के साथ न चलने का साहस रखना। इसका कारण यह है कि बाजार में अक्सर वही लोग जिन्हें देर से मौका मिलता है, उन्हें भारी नुकसान होता है। यदि कोई शानदार सौदा पहले पन्ने पर है, तो ज्यादातर मामलों में उसके लिए देर हो चुकी होती है। एक नए सौदे की तलाश करें। जैसे हम सर्फिंग करते समय कहते थे, हमेशा एक और लहर होती है। जो लोग जल्दीबाजी में देर से लहर पकड़ने की कोशिश करते हैं, वे ही आमतौर पर असफल होते हैं। समझदार निवेशक बाजार का समय निर्धारित नहीं करते। यदि वे एक लहर चूक जाते हैं, तो वे अगली की तलाश करते हैं और खुद को तैयार करते हैं। यह ज्यादातर निवेशकों के लिए कठिन होता है, क्योंकि जो लोकप्रिय नहीं है, उसमें निवेश करना डरावना होता है। डरपोक निवेशक भीड़ के साथ चलते हैं या उनका लालच उन्हें तब लाता है जब समझदार निवेशक पहले ही अपने लाभ ले चुके होते हैं और आगे बढ़ चुके होते हैं। समझदार निवेशक उस समय निवेश करते हैं जब वह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि उनके लाभ तब बनते हैं जब वे खरीदते हैं, न कि जब वे बेचते हैं। वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वे बाजार का समय निर्धारित नहीं करते। वे अगली बड़ी लहर के लिए खुद को स्थिति में रखते हैं, जैसे एक सर्फर। यह सब इनसाइडर ट्रेडिंग है। कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग गैरकानूनी होती है और कुछ कानूनी होती है, लेकिन किसी भी तरह से यह इनसाइडर ट्रेडिंग है। एकमात्र अंतर यह है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं। आप अमीर दोस्तों को इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि वहीं पर पैसा कमाया जाता है। यह जानकारी पर आधारित होता है। आप अगले उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं, उसमें प्रवेश करना और अगले मंदी से पहले निकलना चाहते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि इसे गैरकानूनी तरीके से करें, लेकिन जितना जल्दी आपको पता हो, उतने ही आपके लाभ की संभावना होती है। यही दोस्तों का काम है
और यही वित्तीय बुद्धिमत्ता है। 4, एक फॉर्मूला में महारत हासिल करें और फिर एक नया सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। रोटी बनाने के लिए हर बेकर एक नुस्खे का पालन करता है, भले ही वह केवल उनके दिमाग में हो। पैसा कमाने के लिए भी यही सच है। हम में से अधिकांश ने यह कहावत सुनी है, आप वही हैं जो आप खाते हैं। मेरे पास एक अलग दृष्टिकोण है। मैं कहता हूँ, आप वही बन जाते हैं जो आप अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में, सावधान रहें कि आप क्या सीखते हैं, क्योंकि आपका मन इतना शक्तिशाली है कि आप वही बन जाते हैं जो आप अपने दिमाग में डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप खाना बनाना सीखते हैं तो आप खाना बनाने की ओर झुकेंगे। यदि आप अब एक कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कुछ और सीखने की जरूरत है। जब पैसे की बात आती है तो आमतौर पर जनता के पास एक बुनियादी फॉर्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वह यह है, पैसे के लिए काम करें। दुनिया में मैं जो प्रमुख फॉर्मूला देखता हूँ वह यह है कि हर दिन लाखों लोग उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, बिलों का भुगतान करते हैं, चेकबुक का बैलेंस बनाते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और फिर वापस काम पर जाते हैं। यही बुनियादी फॉर्मूला या नुस्खा है। यदि आप उस काम से थक गए हैं जो आप कर रहे हैं, या आप पर्याप्त नहीं कमा रहे हैं, तो यह केवल उस फॉर्मूले को बदलने का मामला है जिसके माध्यम से आप पैसा कमाते हैं। सालों पहले जब मैं 26 साल का था, मैंने एक सप्ताहांत की क्लास ली जिसका नाम था हाउ टू बाय रियल एस्टेट फॉर क्लोज। मैंने एक फॉर्मूला सीखा। अगली चुनौती यह थी कि मैंने जो सीखा था उसे वास्तव में लागू करने का अनुशासन होना चाहिए। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 3 साल तक जेरोक्स में काम करते हुए मैंने अपना खाली समय फोरक्लोजर खरीदने की कला में महारत हासिल करने में बिताया। मैंने उस फॉर्मूले का उपयोग करके कई मिलियन डॉलर कमाए हैं। तो उस फॉर्मूले में महारत हासिल करने के बाद मैंने अन्य फॉर्मूलों की खोज शुरू की। कई कक्षाओं के लिए मैंने सीधे तौर पर सीखी गई जानकारी का उपयोग नहीं किया, लेकिन मैंने हमेशा कुछ नया सीखा। मैंने ऐसे कोर्स किए जो डेरिवेटिव ट्रेडर्स, कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडर्स और केओलॉजिस्ट्स के लिए डिजाइन किए गए थे। मैं ऐसे लोगों से भरे कमरे में था जिनके पास न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस में डॉक्टरेट थी। फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा जिसने मेरे स्टॉक और रियल एस्टेट निवेश को अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी बना दिया। अधिकांश जूनियर कॉलेज और कम्युनिटी कॉलेजों में वित्तीय योजना और पारंपरिक निवेशों पर कक्षाएं होती हैं। ये शुरू करने के लिए अच्छे स्थान हैं, लेकिन मैं हमेशा एक तेज फॉर्मूला की तलाश में रहता हूँ। यही कारण है कि एक नियमित आधार पर मैं एक दिन में उतना कमा लेता हूं जितना कि कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। एक और महत्वपूर्ण बात, आज की तेजी से बदलती दुनिया में अब यह मायने नहीं रखता कि आपको क्या पता है, क्योंकि अक्सर जो आप जानते हैं वह पुराना हो जाता है। यह मायने रखता है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। यह कौशल अमूल्य है। यह पैसा बनाने के लिए तेज फॉर्मूलों या कहें तो रेसिपीज की खोज में अमूल्य है। पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना गुफामानव के समय का एक पुराना फॉर्मूला है। 5, पहले खुद को भुगतान करें। आत्मानुशासन की शक्ति। यदि आप अपने आप पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं तो अमीर बनने की कोशिश न करें। यह कोई समझदारी नहीं है कि आप निवेश करें, पैसा कमाएं और फिर उसे बर्बाद कर दें। आत्मानुशासन की कमी ही अधिकांश लॉटरी विजेताओं को करोड़ों जीतने के बाद जल्द ही गरीब बना देती है। यही आत्मानुशासन की कमी है जो लोगों को एक बार वेतन बढ़ने पर तुरंत नई कार खरीदने या क्रूज पर जाने के लिए मजबूर कर देती है। यह कहना मुश्किल है कि 10 कदमों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, लेकिन सभी कदमों में यह कदम शायद सबसे कठिन है। यदि यह पहले से आपके स्वभाव का हिस्सा नहीं है, मैं यह कहने की हिम्मत करूंगा कि व्यक्तिगत आत्मानुशासन ही अमीरों, गरीबों और मध्य वर्ग के बीच का सबसे बड़ा विभेदक कारक है। साफ साफ कहें तो जिन लोगों की आत्मसम्मान की कमी होती है और जो वित्तीय दबाव को सहन नहीं कर सकते, वे कभी भी अमीर नहीं बन सकते। जैसा कि मैंने कहा, मेरे अमीर पिता से सीखी गई एक सीख यह थी कि दुनिया आपको धक्का देगी। दुनिया लोगों को धक्का देती है, न कि इसलिए कि अन्य लोग दुष्ट होते हैं,
बल्कि इसलिए कि व्यक्ति में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन की कमी होती है। जिन लोगों में आंतरिक मजबूती की कमी होती है वे अक्सर उन लोगों के शिकार बन जाते हैं जिनमें आत्मानुशासन होता है। उद्यमिता की कक्षाओं में मैं लगातार लोगों को याद दिलाता हूं कि वे अपने उत्पाद, सेवा या चीज पर ध्यान केंद्रित न करें, बल्कि प्रबंधन कौशल विकसित करने पर ध्यान दें। अपने व्यवसाय की शुरुआत के लिए आवश्यक 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन कौशल हैं। 1 नकदी प्रवाह का प्रबंधन, 2 लोगों का प्रबंधन, 3 व्यक्तिगत समय का प्रबंधन। मैं कहूंगा कि इन तीनों को प्रबंधित करने के कौशल किसी भी चीज पर लागू होते हैं, न केवल उद्यमियों पर। ये तीनों आपके जीवन जीने के तरीके में महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप एक व्यक्ति के रूप में हो, परिवार का हिस्सा हो, व्यापार, चैरिटेबल संगठन, शहर या राष्ट्र का हिस्सा हो। इनमें से प्रत्येक कौशल आत्मानुशासन में महारत से बढ़ता है। मैं कहावत "पहले खुद को भुगतान करें" को हल्के में नहीं लेता। पहले खुद को भुगतान करें का कथन जॉर्ज क्लैसन की किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से आया है। लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं, लेकिन जबकि लाखों लोग उस शक्तिशाली कथन को स्वतंत्र रूप से दोहराते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस सलाह का पालन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वित्तीय साक्षरता एक को संख्याओं को पढ़ने की अनुमति देती है और संख्याएं कहानी बताती हैं। किसी व्यक्ति की आय विवरणिका और बैलेंस शीट को देखकर मैं तुरंत देख सकता हूं कि जो लोग "पहले खुद को भुगतान करें" के शब्द कहते हैं, क्या वे वास्तव में जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, तो चलिए उन लोगों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करते हैं जो पहले खुद को भुगतान करते हैं और उन लोगों के जो ऐसा नहीं करते। डायग्राम का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कुछ भिन्नताएं पकड़ सकते हैं। यह फिर से नकदी प्रवाह को समझने से संबंधित है, जो कहानी कहता है। अधिकांश लोग नंबरों को देखते हैं और कहानी को छोड़ देते हैं। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, तो चलिए उन लोगों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करते हैं जो पहले खुद को भुगतान करते हैं और उन लोगों के जो ऐसा नहीं करते। डायग्राम का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कुछ भिन्नताएं पकड़ सकते हैं। यह फिर से नकदी प्रवाह को समझने से संबंधित है, जो कहानी कहता है। अधिकांश लोग नंबरों को देखते हैं और कहानी को छोड़ देते हैं। यदि आप वास्तव में नकदी प्रवाह की शक्ति को समझना शुरू कर सकते हैं, तो आप जल्द ही यह समझेंगे कि पिछले डायग्राम में क्या गलत है, या क्यों 90% लोग अपने जीवन भर कड़ी मेहनत करते हैं और जब वे काम करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें सरकार के समर्थन की आवश्यकता होती है, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा। किन और मैंने कई बुककीपर, अकाउंटेंट और बैंकरों के साथ काम किया है जिनकी इस दृष्टिकोण के साथ बड़ी समस्या है। पहले खुद को भुगतान करें। कारण यह है कि ये वित्तीय पेशेवर वास्तव में वही करते हैं जो आम लोग करते हैं, वे खुद को अंत में भुगतान करते हैं। मेरे जीवन में ऐसे समय आए हैं जब किसी भी कारण से नकदी प्रवाह मेरी बिलों की तुलना में बहुत कम था, मैंने फिर भी पहले खुद को भुगतान किया। मेरे अकाउंटेंट और बुककीपर ने आतंक में चीखते हुए कहा, वे आपके पीछे आने वाले हैं, IRS आपको जेल में डाल देगा, आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी, वे बिजली काट देंगे। फिर भी मैंने पहले खुद को भुगतान किया। क्यों, आप पूछते हैं? क्योंकि यही कहानी है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी के बारे में। आत्मानुशासन की शक्ति और आंतरिक साहस की शक्ति, जैसे मेरे अमीर पिता ने मुझे सिखाया जब मैंने उनके लिए काम करना शुरू किया। अधिकांश लोग दुनिया को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। एक बिल कलेक्टर फोन करता है और आप भुगतान करें या अन्यथा करते हैं। एक बिक्री क्लर्क कहता है, ओह बस इसे अपने चार्ज कार्ड पर डाल दो। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपको बताता है, जाओ। सरकार आपको अपने घर पर कर कटौती की अनुमति देती है। यही असल में इस किताब के बारे में है। धारा के खिलाफ जाने और अमीर बनने की हिम्मत रखना। आप कमजोर नहीं हो सकते, लेकिन जब बात पैसे की आती है तो कई लोग कमजोर हो जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लापरवाह रहें। मैं इस कारण से उच्च क्रेडिट कार्ड ऋण और अनावश्यक ऋण नहीं रखता, क्योंकि मैं पहले खुद को भुगतान करता हूं। मैं अपनी आय को न्यूनतम क्यों रखता हूं? क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता।
यही कारण है कि मेरी आय मेरे संपत्ति कॉलम से आती है, नेवादा निगम के माध्यम से। अगर मैं पैसे के लिए काम करता हूं तो सरकार इसे ले लेती है। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान अंत में करता हूं, लेकिन मैं आर्थिक रूप से समझदार हूं कि कठिन वित्तीय स्थिति में नहीं जाऊं। मुझे उपभोक्ता ऋण पसंद नहीं है। मेरे पास वास्तव में ऐसे देनदारियां हैं जो जनसंख्या के 99% से अधिक हैं, लेकिन मैं उनके लिए भुगतान नहीं करता। अन्य लोग मेरी देनदारियों का भुगतान करते हैं। उन्हें किराएदार कहा जाता है। तो खुद को पहले भुगतान करने का पहला नियम है, पहले स्थान पर उपभोक्ता ऋण में न पड़े। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान अंत में करता हूं, लेकिन मैं इसे इस तरह सेट करता हूं कि केवल छोटे महत्वहीन बिल ही देय हों। जब मैं कभी कभी कम पड़ता हूं तो मैं फिर भी पहले खुद को भुगतान करता हूं। मैं लेनदारों और यहां तक कि सरकार को चिल्लाने देता हूं। मुझे पसंद है जब वे सख्त हो जाते हैं। क्योंकि वे मेरे लिए एक एहसान करते हैं। वे मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं बाहर जाऊं और अधिक पैसे बनाऊं। इसलिए मैं पहले खुद को भुगतान करता हूं, पैसे का निवेश करता हूं और लेनदारों को चिल्लाने देता हूं। मैं आमतौर पर उन्हें तुरंत भुगतान कर देता हूं। किम और मेरे पास उत्कृष्ट क्रेडिट है। हम बस दबाव में नहीं आते और अपने बचत को खर्च नहीं करते या उपभोक्ता ऋण के लिए स्टॉक्स का तरल नहीं करते। यह वित्तीय रूप से बुद्धिमान नहीं है। पहले खुद को भुगतान करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। बड़े ऋण में न पड़े जिनका आपको भुगतान करना पड़े। अपने खर्चे कम रखें। पहले संपत्तियां बनाएं, फिर बड़ा घर या अच्छी कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसना बुद्धिमान नहीं है। जब आप कम पड़े तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश में न जाएं। इस दबाव का उपयोग अपने वित्तीय ज्ञान को प्रेरित करने के लिए करें ताकि आप अधिक पैसे बनाने के नए तरीके ढूंढ सकें और फिर अपने बिलों का भुगतान करें। आप अधिक पैसे बनाने की अपनी क्षमता के साथ साथ अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को भी बढ़ाएंगे। कई बार मैंने वित्तीय कठिनाई में प्रवेश किया है और अपनी बुद्धि का उपयोग करके अधिक आय बनाई है, जबकि मैंने अपने संपत्ति कॉलम में संपत्तियों की दृढ़ता से रक्षा की है। मेरे बुककीपर ने चीखते हुए कवर के लिए डाइव किया है, लेकिन मैं एक अच्छे सैनिक की तरह किले संपत्तियों की रक्षा कर रहा था। गरीब लोगों की गरीब आदतें होती हैं। एक सामान्य बुरी आदत को मासूमियत से बचत में डुबकी लगाना कहा जाता है। अमीर जानते हैं कि बचत का उपयोग केवल अधिक पैसे बनाने के लिए किया जाता है, बिलों का भुगतान करने के लिए नहीं। मुझे पता है कि यह कठोर लग रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यदि आप अंदर से कठोर नहीं हैं, तो दुनिया हमेशा आपको हावी कर देगी। यदि आप वित्तीय दबाव को पसंद नहीं करते हैं, तो एक ऐसा फॉर्मूला खोजें जो आपके लिए काम करे। एक अच्छा तरीका है खर्चे काटना, अपने पैसे को बैंक में डालना, आयकर का अपना उचित हिस्सा से अधिक देना, सुरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदना और औसत का संकल्प लेना। लेकिन यह पहले खुद को भुगतान करने के नियम का उल्लंघन करता है। यह नियम आत्मबलिदान या वित्तीय संयम को प्रोत्साहित नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले खुद को भुगतान करें और भूखे रहें। जीवन का आनंद लेना मिंट है। यदि आप अपनी वित्तीय प्रतिभा का उपयोग करते हैं तो आप जीवन की सभी खुशियों का आनंद ले सकते हैं, अमीर बन सकते हैं और बिल भी चुका सकते हैं। और यही वित्तीय बुद्धिमत्ता है। 6. अपने ब्रोकरों को अच्छी तरह से भुगतान करें। अच्छी सलाह की शक्ति। कभी कभी मैं लोगों को अपने घर के सामने एक साइन पोस्ट करते हुए देखता हूं, जिस पर लिखा होता है स्वामी द्वारा बिक्री के लिए, या मैं टीवी पर लोगों को डिस्काउंट ब्रोकर होने का दावा करते हुए देखता हूं। मेरे अमीर पिता ने मुझे इसके विपरीत दृष्टिकोण अपनाने के लिए सिखाया। उन्होंने पेशेवरों को अच्छी तरह से भुगतान करने में विश्वास किया और मैंने भी उस नीति को अपनाया है। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर हैं। क्योंकि यदि, और मेरा मतलब है यदि, लोग पेशेवर हैं तो उनकी सेवाओं से आपको पैसे मिलने चाहिए, और जितना अधिक पैसा वे कमाते हैं उतना अधिक पैसा मैं कमाता हूं। हम सूचना युग में रहते हैं। जानकारी अनमोल है। एक अच्छे ब्रोकर को आपको जानकारी प्रदान करनी चाहिए, साथ ही आपको शिक्षित करने में भी समय बिताना चाहिए। मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए ऐसा करते हैं।
कुछ ने मुझे तब सिखाया जब मेरे पास थोड़ा या कोई पैसा नहीं था, और मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं एक ब्रोकर को जो भुगतान करता हूँ वह उस पैसे की तुलना में बहुत छोटा है जो मैं उनकी जानकारी के कारण कमा सकता हूँ। मुझे यह पसंद है जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि मैंने भी बहुत पैसा कमाया है। एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे बनाने के अलावा समय भी बचाता है। जैसे जब मैंने खाली भूमि $9,000 में खरीदी और तुरंत उसे $25,000 से अधिक में बेचा ताकि मैं अपनी पोर्श जल्दी खरीद सकूं। एक ब्रोकर मेरे लिए बाजार में आंखें और कान हैं। वे हर दिन वहां होते हैं ताकि मुझे वहां नहीं होना पड़े। मैं गोल्फ खेलना पसंद करता हूं। जो लोग अपना घर अपने दम पर बेचते हैं उन्हें शायद अपने समय की ज्यादा कद्र नहीं होती। मैं कुछ पैसे बचाने के लिए समय क्यों बर्बाद करूं जब मैं उस समय का उपयोग और अधिक पैसे बनाने या उन लोगों के साथ बिताने के लिए कर सकता हूं जिन्हें मैं पसंद करता हूं। मुझे यह अजीब लगता है कि बहुत से गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रेस्तरां के कर्मचारियों को 15 से 20% टिप देने पर जोर देते हैं, भले ही सेवा खराब हो, लेकिन 3 से 7% का ब्रोकर शुल्क देने पर शिकायत करते हैं। वे खर्च की श्रेणी में लोगों को टिप देना पसंद करते हैं और संपत्ति की श्रेणी में लोगों को ठगते हैं। यह वित्तीय रूप से बुद्धिमान नहीं है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि सभी ब्रोकर समान नहीं होते। दुर्भाग्यवश अधिकांश ब्रोकर केवल सेल्स पर्सन होते हैं। वे बेचते हैं, लेकिन उनके पास स्वयं की संपत्ति या रियल एस्टेट बहुत कम होता है। एक ब्रोकर जो घर बेचता है और एक ब्रोकर जो निवेश बेचता है के बीच में एक बड़ा अंतर होता है। यही बात स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमा के ब्रोकरों पर भी लागू होती है, जो खुद को वित्तीय योजनाकार कहते हैं। जब मैं किसी भी भुगतान किए गए पेशेवर का इंटरव्यू करता हूं, तो मैं सबसे पहले यह जानता हूं कि उनके पास व्यक्तिगत रूप से कितनी संपत्ति या स्टॉक्स हैं और वे कितने प्रतिशत टैक्स का भुगतान करते हैं। यह मेरे टैक्स अटॉर्नी और मेरे अकाउंटेंट पर भी लागू होता है। मेरे पास एक ऐसा अकाउंटेंट है जो अपने काम में ध्यान देता है। उसका पेशा लेखा है, लेकिन उसका व्यवसाय रियल एस्टेट है। पहले मेरे पास एक ऐसा अकाउंटेंट था जो छोटे व्यवसायों का अकाउंटेंट था, लेकिन उसके पास कोई रियल एस्टेट नहीं था। मैंने उसे बदल दिया क्योंकि हम एक ही व्यवसाय से प्यार नहीं करते थे। एक ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके सबसे अच्छे हितों को ध्यान में रखता हो। कई ब्रोकर आपको शिक्षा देने में समय बिताएंगे और वे आपके लिए सबसे अच्छा संपत्ति बन सकते हैं। बस निष्पक्ष रहें और उनमें से अधिकांश आपके प्रति निष्पक्ष होंगे। यदि आप केवल उनके कमीशन को कम करने के बारे में सोचते हैं तो वे आपकी मदद क्यों करना चाहेंगे। यह सिर्फ सरल तर्क है। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रबंधन कौशल में से एक लोगों का प्रबंधन है। कई लोग केवल उन्हीं लोगों का प्रबंधन करते हैं जिन्हें वे खुद से अधिक स्मार्ट मानते हैं और जिन पर उन्हें शक्ति होती है। कई मध्य प्रबंधक बने रहते हैं, पदोन्नति पाने में असफल रहते हैं, क्योंकि वे उन लोगों के साथ काम करना जानते हैं जो उनके नीचे हैं, लेकिन उनके ऊपर के लोगों के साथ नहीं। असली कौशल उन लोगों का प्रबंधन करना और उन्हें पुरस्कृत करना है जो किसी तकनीकी क्षेत्र में आपसे अधिक स्मार्ट हैं। यही कारण है कि कंपनियों के पास एक निदेशक मंडल होता है। आपके पास भी एक होना चाहिए। यही वित्तीय बुद्धिमत्ता है। 7, एक भारतीय देने वाला बने। कुछ के लिए कुछ पाने की शक्ति। जब पहले यूरोपीय उपनिवेशी अमेरिका आए तो वे कुछ अमेरिकी भारतीयों की सांस्कृतिक प्रथा से हैरान रह गए। उदाहरण के लिए, यदि एक उपनिवेशी को ठंड लग रही थी तो भारतीय उस व्यक्ति को एक कंबल देते थे। उभार समझते हुए उपनिवेशी अक्सर नाराज हो जाते थे जब भारतीय उसे वापस मांगते थे। जब भारतीयों को यह पता चला कि उपनिवेशी उसे वापस नहीं देना चाहते तो वे भी परेशान हो जाते थे। यहीं से भारतीय देने वाला शब्द आया, जो एक साधारण सांस्कृतिक गलतफहमी है। संपत्ति कॉलम की दुनिया में एक भारतीय देने वाला होना धन के लिए महत्वपूर्ण है। एक परिष्कृत निवेशक का पहला सवाल होता है, मुझे अपना पैसा वापस कितनी तेजी से मिलता है। वे यह भी जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिलता है।
जिसे एक्शन का हिस्सा भी कहा जाता है। यही कारण है कि आरओआई यानी निवेश पर रिटर्न इतना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मैंने एक छोटा कॉन्डोमिनियम पाया जो फोरक्लोजर में था, जहां मैं रहता था। बैंक ने $60,000 की मांग की और मैंने $50,000 की बोली लगाई, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, बस इसलिए क्योंकि मेरी बोली के साथ $50,000 का कैशियर चेक था। उन्हें एहसास हुआ कि मैं गंभीर था। ज्यादातर निवेशक कहेंगे, क्या आप बहुत सारा कैश बांध नहीं रहे हैं? क्या इसे लोन पर लेना बेहतर नहीं होगा? उत्तर है, इस मामले में नहीं। मेरी निवेश कंपनी इस कॉन्डोमिनियम का उपयोग सर्दियों के महीनों में अवकाश किराए पर लेती है। जब स्नोबर्ड्स एरिजोना आते हैं, यह साल में 4 महीनों के लिए $2,500 प्रति माह पर किराए पर जाता है। ऑफ सीजन में यह केवल $1,000 प्रति माह पर किराए पर जाता है। मुझे लगभग 3 साल में अपना पैसा वापस मिल गया। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ, जो महीने दर महीने मेरे लिए पैसे निकालती है। इसी तरह का काम शेयरों के साथ भी होता है। अक्सर मेरा ब्रोकर कॉल करके सुझाव देता है कि मैं किसी कंपनी के शेयर में एक बड़ी राशि निवेश करूं, जिसे वह महसूस करता है कि वह मूल्य जोड़ने के लिए बस एक कदम उठाने वाला है, जैसे कि एक नए उत्पाद की घोषणा करना। मैं 1 सप्ताह से 1 महीने के लिए अपना पैसा निवेश करता हूं जब तक कि शेयर ऊपर नहीं जाता। फिर मैं अपनी प्रारंभिक राशि निकाल लेता हूं और बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता करना बंद कर देता हूं, क्योंकि मेरी प्रारंभिक राशि वापस आ गई है और अब मैं किसी अन्य संपत्ति पर काम करने के लिए तैयार हूं। इसलिए मेरा पैसा जाता है और फिर यह बाहर आता है और मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक होता हूं जो तकनीकी रूप से मुफ्त थी। सच है, मैंने कई मौकों पर पैसे खोए हैं, लेकिन मैं केवल उस पैसे से खेलता हूं जिसे मैं खोने का जोखिम उठा सकता हूं। मैं कहूंगा, औसतन 10 निवेशों में मैं 2 या 3 पर सफल होता हूं, जबकि 5 या 6 कुछ नहीं करते और 2 या 3 में मुझे नुकसान होता है। लेकिन मैं अपनी हानियों को केवल उसी पैसे तक सीमित रखता हूं जो उस समय मेरे पास है। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं, वे अपना पैसा बैंक में डाल देते हैं। लंबे समय में सुरक्षित बचत बिना बचत से बेहतर होती है, लेकिन अपना पैसा वापस पाने में लंबा समय लगता है और अधिकांश मामलों में इसके साथ आपको कुछ मुफ्त नहीं मिलता। मेरे प्रत्येक निवेश पर एक ऊपर की ओर बढ़ने की संभावना होनी चाहिए। कुछ मुफ्त, जैसे एक कॉन्डोमिनियम, एक मिनी स्टोरेज, एक फ्रीज मीन का टुकड़ा, एक घर, स्टॉक शेयर या एक ऑफिस बिल्डिंग, और जोखिम सीमित होना चाहिए या एक कम जोखिम वाला विचार। इस विषय पर पूरी किताबें हैं, इसलिए मैं यहाँ इसके बारे में नहीं बोलूंगा। मैकडॉनल्ड्स के प्रसिद्ध रे क्रोक ने हैमबर्गर फ्रेंचाइज बेची, न कि इसलिए कि उन्हें हैमबर्गर पसंद थे, बल्कि इसलिए कि वे फ्रेंचाइज के नीचे की रियल एस्टेट को मुफ्त में चाहते थे। इसलिए समझदार निवेशकों को आरओआई से अधिक देखना चाहिए। वे उन संपत्तियों को देखते हैं जो उन्हें मुफ्त में मिलती हैं जब वे अपना पैसा वापस ले लेते हैं। यही वित्तीय बुद्धिमत्ता है। 8. विलासिता खरीदने के लिए संपत्तियों का उपयोग करें। ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। एक दोस्त का बच्चा एक बुरी आदत विकसित कर रहा था, अपनी जेब में पैसे जलाने की। सिर्फ 16 साल का, वह अपनी कार चाहता था। बहाना था, उसके सभी दोस्तों के माता पिता ने अपने बच्चों को कारें दी हैं। बच्चा अपनी बचत में से डाउन पेमेंट के लिए पैसा लेना चाहता था। तब उसके पिता ने मुझसे संपर्क किया और मुझसे मिलने आए। क्या आपको लगता है कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मुझे बस उसे एक कार खरीद कर दे देनी चाहिए? मैंने उत्तर दिया, यह शॉर्ट टर्म में दबाव को कम कर सकता है, लेकिन आपने उसे लंबे समय में क्या सिखाया है? क्या आप इस कार के मालिक होने की इच्छा का उपयोग कर सकते हैं और अपने बेटे को कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसे समझ आ गया और वह जल्दी से घर चला गया। 2 महीने बाद मैं फिर से अपने दोस्त से मिला। क्या आपके बेटे के पास उसकी नई कार है? मैंने पूछा। नहीं, नहीं है, लेकिन मैंने उसे कार के लिए $3,000 दिए। मैंने उसे कहा कि वह मेरी पैसे का उपयोग करे, न कि अपने कॉलेज के पैसे का। खैर, यह तो आपकी ओर से उदारता है, मैंने कहा। वास्तव में नहीं, पैसे के साथ एक शर्त थी।
तो उसमें क्या पेंच था, मैंने पूछा। खैर, पहले हमने आपका कैश फ्लो खेल खेला, फिर हमने पैसे के सही उपयोग के बारे में लंबी चर्चा की। उसके बाद मैंने उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक सब्सक्रिप्शन दी और शेयर बाजार पर कुछ किताबें दी। फिर क्या, मैंने पूछा। क्या पेंच था? मैंने उसे बताया कि $3000 उसके हैं, लेकिन वह सीधे उससे कार नहीं खरीद सकता। वह इसका उपयोग एक स्टॉक ब्रोकर खोजने और शेयर खरीदने और बेचने के लिए कर सकता है। एक बार जब उसने $3000 से $6000 बना लिए तो वह पैसा उसकी कार के लिए होगा और $3000 उसके कॉलेज फंड में चले जाएंगे। और परिणाम क्या है, मैंने पूछा। खैर, शुरुआत में उसे ट्रेडिंग में किस्मत मिली, लेकिन कुछ दिन बाद उसने सब कुछ खो दिया। फिर वह वास्तव में रुचि लेने लगा। आज मैं कहूँगा कि वह $2000 में डाउन है, लेकिन उसकी रुचि बढ़ी है। उसने सभी किताबें पढ़ी हैं जो मैंने उसे दी थीं, और वह लाइब्रेरी गया है और भी किताबें ले आया है। वह वॉल स्ट्रीट जर्नल को लिप्त होकर पढ़ता है। संकेतों की तलाश में उसके पास केवल $1000 बचा है, लेकिन उसकी रुचि और सीखने की भावना आसमान छू रही है। वह जानता है कि अगर वह पैसा खो देता है तो उसे 2 और साल पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन उसे परवाह नहीं लगती। उसे तो कार लेने में भी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उसने एक ऐसा खेल ढूंढ लिया है जो ज्यादा मजेदार है। अगर वह सारा पैसा खो देता है तो क्या होगा, मैंने पूछा। हम उस पुल पर पहुंचने पर विचार करेंगे। मैं चाहूंगा कि वह अब सब कुछ खो दे, बजाय इसके कि वह हमारे उम्र में सब कुछ खोने का जोखिम उठाए। और इसके अलावा यह मेरे उसके शिक्षा पर खर्च किए गए सबसे अच्छे $3000 हैं। जो कुछ वह सीख रहा है वह उसके जीवन के लिए काम आएगा, और ऐसा लगता है कि उसने पैसे की ताकत के लिए एक नया सम्मान हासिल कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर कोई व्यक्ति आत्मानुशासन की शक्ति में महारत हासिल नहीं कर सकता तो अमीर बनने की कोशिश करना सबसे अच्छा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि हालांकि संपत्ति कॉलम से नकद प्रवाह विकसित करने की प्रक्रिया सिद्धांत में आसान है, लेकिन सही उपयोग के लिए पैसे को निर्देशित करने के लिए मानसिक दृढ़ता जरूरी है। बाहरी प्रलोभनों के कारण आज की उपभोक्ता दुनिया में पैसे को खर्च कॉलम से बहाना बहुत आसान है। कमजोर मानसिक दृढ़ता के साथ वह पैसा सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्तों में बहता है। यही गरीबी और वित्तीय संघर्ष का कारण है। निम्नलिखित उदाहरण उन वित्तीय बुद्धिमत्ता को दर्शाता है जो पैसे को अधिक पैसा बनाने के लिए निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। अगर हम 100 लोगों को साल की शुरुआत में $10,000 देते हैं तो मुझे विश्वास है कि साल के अंत में 80 लोगों के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वास्तव में कई लोग एक नई कार, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स या छुट्टी के लिए डाउन पेमेंट करके और अधिक कर्ज बना देंगे। 16 लोग उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ा देंगे। 3-4 लोग इसे $20,000 या लाखों में बढ़ा देंगे। हम स्कूल जाते हैं ताकि एक पेशा सीख सकें और पैसे के लिए काम कर सकें। मेरी राय में यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम यह भी सीखें कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाना है। मैं अपनी विलासिता को किसी और की तरह पसंद करता हूँ। अंतर यह है कि मैं इन्हें क्रेडिट पर नहीं खरीदता। यह जोन्स के साथ तालमेल बिठाने का जाल है। जब मैं एक पोर्श खरीदना चाहता था तो आसान रास्ता यह होता कि मैं अपने बैंक से लोन ले लेता, लेकिन मैंने दायित्व कॉलम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संपत्ति कॉलम पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। एक आदत के रूप में मैं अपने उपभोग की इच्छा का उपयोग अपने वित्तीय कौशल को प्रेरित करने के लिए करता हूं। आज हम अक्सर उन चीजों को पाने के लिए पैसे उधार लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, इसके बजाय कि हम पैसे बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। एक छोटा समय में आसान है, लेकिन लंबे समय में कठिन। यह एक बुरी आदत है जिसमें हम व्यक्तिगत रूप से और एक राष्ट्र के रूप में पड़ गए हैं। याद रखें, आसान रास्ता अक्सर कठिन बन जाता है और कठिन रास्ता अक्सर आसान हो जाता है। जितनी जल्दी आप और आपके प्रियजनों को पैसे के मास्टर बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, उतना ही बेहतर। पैसा एक शक्तिशाली बल है। दुर्भाग्यवश लोग पैसे की शक्ति का उपयोग अपने खिलाफ करते हैं।
यदि आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता कम है तो पैसा आपके चारों ओर घूमेगा, यह आपसे ज्यादा समझदार होगा। अगर पैसा आपसे ज्यादा समझदार है तो आप अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए काम करेंगे। पैसे के मास्टर बनने के लिए आपको इसे समझदार बनाना होगा, तभी पैसा आपके कहने पर चलेगा, यह आपकी आज्ञा मानेगा। इसके बजाय कि आप इसके दास बने, आप इसके मास्टर बनेंगे। यही वित्तीय बुद्धिमत्ता है। 9 नायकों को चुने मिथक की शक्ति। जब मैं बच्चा था तो मैं विली मेस, हैनक एरन और योगी बेरा की बहुत प्रशंसा करता था। वे मेरे नायक थे और मैं बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहता था। मैंने उनके बेसबॉल कार्डों को संजो कर रखा, उनके आंकड़े जानता था, आरबीआई, ईआरए, उनकी बल्लेबाजी औसत, वे कितना कमाते थे और कैसे वे माइनर लीग से आए थे। जब मैं 9 साल का बच्चा था, जब मैं बल्लेबाजी करने के लिए खड़ा होता या पहले बेस या कैचर खेलता तो मैं खुद नहीं होता, मैं एक प्रसिद्ध बेसबॉल खिलाड़ी होने का नाटक करता था। यह सीखने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है और हम अक्सर बड़े होकर इसे खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखता हूँ। कोर्ट पर वे छोटे जॉनी नहीं हैं, वे अपने पसंदीदा बास्केटबॉल नायक का नाटक कर रहे हैं। नायकों की नकल या अनुकरण करना असली शक्ति सीखने का तरीका है। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे पास नए नायक हैं, मेरे पास गोल्फ नायक हैं और मैं उनके स्विंग की नकल करता हूं और उनके बारे में जितना संभव हो सके पढ़ने की कोशिश करता हूं। मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रोजर्स जैसे नायक भी हैं। मैं उनकी स्टैट्स जानता हूं जैसे मैंने अपने बचपन के बेसबॉल नायकों के ईआरए और आरबीआई के बारे में जाना था। मैं देखता हूं कि वॉरेन बफेट किस में निवेश कर रहे हैं और मैं उनके मार्केट के दृष्टिकोण और शेयरों को चुनने के तरीके के बारे में जो भी पढ़ सकता हूं पढ़ता हूं। और मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ता हूं, यह जानने की कोशिश करता हूं कि वे कैसे बातचीत करते हैं और डील्स कैसे बनाते हैं। जैसे मैं बल्लेबाजी करते समय खुद नहीं होता था। जब मैं बाजार में होता हूं या कोई डील कर रहा होता हूं तो मैं अनजाने में ट्रंप की तरह ब्रावाडो के साथ कार्य कर रहा होता हूं, या जब मैं किसी ट्रेंड का विश्लेषण कर रहा होता हूं तो मैं इसे इस तरह से देखता हूं जैसे वॉरेन बफेट इसे देख रहे हों। नायकों को रखकर हम प्रतिभा के एक अद्भुत स्रोत का उपयोग करते हैं, लेकिन नायक हमें केवल प्रेरित नहीं करते, नायक चीजों को आसान दिखाते हैं। चीजों को आसान दिखाने से हमें ऐसा लगता है कि हम भी उनके जैसे बनना चाहते हैं। अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। निवेश के मामले में बहुत से लोग इसे कठिन लगाते हैं। इसके बजाय उन नायकों को खोजें जो इसे आसान दिखाते हैं। 10 सिखाओ और तुम्हें मिलेगा देने की शक्ति। मेरे दोनों पिता शिक्षक थे। मेरे अमीर पिता ने मुझे एक ऐसा सबक सिखाया जो मैं अपने जीवन भर लेकर चला हूँ, परोपकार या देने की आवश्यकता। मेरे शिक्षित पिता ने अपने समय और ज्ञान का बहुत उपयोग किया, लेकिन उन्होंने लगभग कभी पैसे नहीं दिए। वे अक्सर कहते थे कि वे तब देंगे जब उनके पास कुछ अतिरिक्त पैसे होंगे, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा कभी नहीं होता था। मेरे अमीर पिता ने पैसे के साथ साथ शिक्षा भी दी। वे टिथिंग, दान में दृढ़ विश्वास रखते थे। यदि आप कुछ चाहते हैं तो आपको पहले देना होगा, वे हमेशा कहते थे। जब उनके पास पैसे की कमी होती तो वे अपने चर्च या पसंदीदा चैरिटी को पैसे देते थे। यदि मैं आपसे एक अकेला विचार छोड़ सकता हूं तो वह यही होगा, जब भी आप खुद को कम या किसी चीज की आवश्यकता में महसूस करते हैं तो पहले वह चीज दें जो आप चाहते हैं और यह आपको वापस दोगुना मिलेगी। यह पैसे, मुस्कान, प्यार या दोस्ती के लिए सच है। मुझे पता है कि यह अक्सर वह आखिरी चीज होती है जो कोई व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन मेरे लिए हमेशा काम किया है। मैं इस सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ कि आपसी संबंध सत्य है और मैं वह देता हूँ जो मैं चाहता हूँ। मैं पैसे चाहता हूँ, इसलिए मैं पैसे देता हूँ और यह मुझे कई गुना वापस मिलता है। मैं बिक्री चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी और की मदद करता हूँ कि वे कुछ बेच सकें और बिक्री मुझ तक आती है। मैं संपर्क चाहता हूँ और मैं किसी और की मदद करता हूँ कि उन्हें संपर्क मिल सके। जादू की तरह संपर्क मुझ तक आते हैं।
मैंने कई साल पहले एक कहावत सुनी थी, ईश्वर को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्यों को देने की आवश्यकता होती है। मेरे अमीर पिता अक्सर कहते थे, गरीब लोग अमीर लोगों से अधिक लालची होते हैं। वे समझाते थे कि यदि कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति कुछ ऐसा प्रदान कर रहा है जो अन्य लोगों को चाहिए। मेरे जीवन में जब भी मैंने जरूरतमंद या पैसे की कमी महसूस की या मदद की कमी महसूस की, मैंने बस बाहर जाकर या अपने दिल में वो चीज ढूंढी जो मैं चाहता था और पहले उसे देने का फैसला किया। और जब मैंने दिया तो यह हमेशा वापस आया। यह मुझे उस व्यक्ति की कहानी की याद दिलाता है जो एक ठंडी बर्फीली रात को आग की लकड़ियां पकड़े बैठा है। वह पेट वाला स्टोव को चिल्ला रहा है, जब तुम मुझे कुछ गर्मी दोगे तब मैं तुम्हारे अंदर लकड़ी डालूंगा। और जब पैसे, प्यार, खुशी, बिक्री और संपर्क की बात आती है तो सभी को यह याद रखने की आवश्यकता होती है कि पहले देना है। अक्सर यह सोचने की प्रक्रिया कि मैं क्या चाहता हूँ और कैसे मैं उसे किसी और को दे सकता हूँ, एक बाढ़ की तरह समृद्धि को मुक्त कर देती है। जब भी मुझे लगता है कि लोग मुझसे मुस्कुरा नहीं रहे हैं तो मैं बस मुस्कुराना शुरू करता हूँ और नमस्ते कहता हूँ, जैसे जादू। अगली बात जो मैं जानता हूँ, मैं मुस्कुराते लोगों से घिरा होता हूँ। यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका प्रतिबिंब है, इसलिए मैं कहता हूँ, सिखाओ और तुम्हें मिलेगा। मैंने पाया है कि जितना अधिक मैं उन लोगों को सिखाता हूँ जो सीखना चाहते हैं, उतना ही अधिक मैं सीखता हूँ। यदि आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएं। नए विचारों और बेहतर अंतरों की एक बाढ़ आएगी। ऐसे समय होते हैं जब मैंने दिया है और कुछ वापस नहीं आया, या जो मैंने प्राप्त किया है वह मैंने जो चाहा था वह नहीं है। लेकिन जब मैंने करीब से देखा और आत्म खोज की तो अक्सर मैं यह समझता था कि उन मामलों में मैं प्राप्त करने के लिए दे रहा था, न कि उस खुशी के लिए जो खुद देने से मिलती है। मेरे पिता ने शिक्षकों को पढ़ाया और वह एक मास्टर शिक्षक बन गए। मेरे अमीर पिता हमेशा युवा लोगों को अपने व्यवसाय करने के तरीके सिखाते थे। पीछे मुड़कर देखने पर यह उनकी उदारता थी जो उन्हें अधिक बुद्धिमान बनाती थी। इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो हमसे कहीं अधिक समझदार हैं। आप वहां अपने दम पर पहुंच सकते हैं, लेकिन यह उन शक्तियों की मदद से आसान होता है। आपको केवल अपनी संपत्ति के साथ उदार होने की आवश्यकता है।